topic for discussion in combinatorics is addition and multiplication principle, and this is an important aspect in permutation and combination. What does it mean? तो I can start with an example. क्या example होगा बच्चों? Suppose यहाँ पे लिखा है imagine you are going to a restaurant. ठीक है, menu has 3 types of starters. अब starters कितने टाइप का है? 3 टाइप. और main courses कितने टाइप का है? 4 main courses. ठीक है. सो हाउ मेनी वेज कैन यू ऑर्डर ए मील विथ 1 स्टार्टर एंड 1 मेन कोर्स. अब देखो बच्चों, तो यहाँ पर स्टार्टर के कितने ऑप्शन है? तो 3 ऑप्शन है. हम इसको ऐसे लिख रहे हैं S1, S2, S3. ठीक है. और मेन कोर्स कितने हैं? 4. तो M1, M2, M3 और M4. तो खुद ही सोचो बच्चों, आप स्टार्टर 1 ले सकते हो और उसके पास आपके पास ऑप्शन कितने बचते हैं? या तो M1 खाओ, M2 खाओ, M3 खाओ, M4 खाओ. सिमिलरली आप S2 ले सकते हो, फिर M1 खाओ, M2, M3 and M4. Next we can do another thing. We can choose S3, we can go for M1, we can go for M2, we can go for M3 and we can go for M4. So for every chosen starter there are 4 options of main course. तो टोटल हमारे पास कितने हो गए बच्चों? सो टोटल विल बी 3. क्यों? S1 का 3 ऑप्शन में से चूज करना है और मेन कोर्स का 3 ऑप्शन में से चूज करना है. S1 के जगह इसको सिर्फ S रहने दो. स्टार्टर के 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास और मेन कोर्स के कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन. तो टोटल कितने हो गए बच्चों? टोटल 12 ऑप्शंस. तो हमारे पास चॉइसेस कितने? तो 12 चॉइसेस हैं. ठीक है. अब मान लो इसमें 2 डेजर्ट्स भी हो, तो कितने तरीके से? अब फिर से वही हो गया. स्टार्टर हमारे पास 3 थे, मेन कोर्स कितने थे? 4 थे. ठीक है. और अब डेजर्ट कितने आ गए? D1, D2. तो टोटल मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए? मान लो मैं स्टार्टर 1 खाता हूँ, तो यहाँ से मैं मील कोई भी मेन कोर्स में चूज़ कर सकता हूँ. फिर हर मेन कोर्स के लिए 2 डेजर्ट हो सकता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मल्टीप्लाई हो गया. तो 4 वी कैन राइट 3 स्टार्टर्स, 4 मेन कोर्स एंड 2 डेजर्ट्स. तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 24 ऑप्शंस. तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. सो ये चीज़ है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. इसका मतलब क्या है? मान लो, अच्छा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ये. तो एक दूसरा चीज़ देखते हैं. कह रहा है कि आपने इटालियन रेस्टोरेंट गया, आप इटालियन रेस्टोरेंट जाके 5 डिश है आपके पास. ठीक है. और या फिर आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पे 60 डिश है. तो क्वेश्चन ये है कि कितने चॉइसेस हैं आपके पास? हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव? किस लिए चॉइसेस? खाने के लिए. तो आप कहोगे कि यहाँ पे इटालियन रेस्टोरेंट में कितने डिश हैं? 5 डिश. इटालियन रेस्टोरेंट में 5 डिशेस. और चाइनीज़ रेस्टोरेंट में कितने डिशेस है? 7. तो आप टोटल कितने तरीके से खा सकते हो? तो एक्चुअली यू कैन ईट 7 + 5 दैट इज़ 12 वेज. और ये क्या है? दिस शोज एडिशन प्रिंसिपल. ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं. तो अभी दोनों में फ़र्क पता चल जाएगा. दिस इज़ एडिशन प्रिंसिपल. ठीक है. सो बेसिकली एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस आया? तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो था, ये अगर हम देखें तो इसमें क्या था? व्हेन यू डू वन टास्क एंड देन अनदर, तब जाके मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज कर रहे थे. कैसे? पहले स्टार्टर खाया था, फिर मेन कोर्स खाया था, फिर डेजर्ट खाया था. तो एक टास्क कंप्लीट हुआ, तब दूसरा हुआ. अच्छा, एडिशन प्रिंसिपल में बच्चों क्या है कि जब आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हों, व्हेन यू हैव डिफरेंट चॉइसेस. ठीक है. जब आपके पास अलग अलग चॉइसेस हैं, तब आप जाके क्या करते हो? एडिशन प्रिंसिपल लगाते हो. सो बेसिकली व्हाट डज एडिशन प्रिंसिपल मीन्स? इट मीन्स इफ देयर आर ए वेज टू डू समथिंग, ठीक है, एंड बी वेज टू डू अनदर थिंग, देन द 2 थिंग्स कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम. प्लीज रिमेंबर दिस. ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक का होना दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा. देन देयर आर A + B वेज टू चूज वन ऑफ दिस एक्शंस. ठीक है. ये फॉर्मल स्टेटमेंट है, आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल 1 मान लो, आपको मूवी देखना है. आपके पास क्या है? 3 एक्शन मूवी पढ़े हैं और 5 कॉमेडी मूवीज़ पढ़े हैं. अब एक्शन मूवीज़ कितने हैं? 3. कॉमेडी मूवीज़ कितने हैं? 5. तो आपके पास तो चॉइसेस हैं. ठीक है.
सो चॉइस जब भी है तो आप क्या करोगे, यू विल यूज एडिशन प्रिंसिपल। तो आपके पास टोटल 8 चॉइसेस हैं, 8 में से आप कोई भी मूवी देख सकते हो। नेक्स्ट, एक क्लास है जिसमें 10 लड़के हैं, 12 लड़कियां हैं, तो एक क्लास मॉनिटर चुनना है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट रहे। तो अब आपके पास ऑप्शन कितने हैं, बॉयज़ 10 हैं और गर्ल्स कितने, 12। तो मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 22 स्टूडेंट में से आप किसी को भी चूज़ कर लो, वही मॉनिटर बन जाएगा। तो टोटल चॉइसेस कितने हैं आपके पास, 22। नेक्स्ट, यू कैन ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, बाय बस के कितने रूट्स हैं, बस के 4 रूट हैं, और ट्रेन के कितने रूट हैं, 3 रूट हैं। कह रहा है कि आपको ए से बी जाना है। तो बेसिकली है क्या बच्चों कि ए से बी जाने के बीच में आपके पास ऑप्शंस क्या थे, ट्रेन से 3 रास्ता और बस से 4 रास्ता। तो टोटल ऑप्शन आपके पास कितने हो गए, तो ऐड कर दो। तो टोटल हमारे पास कितने चॉइसेस है बच्चों, 7 चॉइसेस। अगेन व्हाट डज दिस शो, दिस शोज एडिशन प्रिंसिपल। ये क्या शो कर रहा है बच्चों, दिस शोज एडिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, सिंपल बात है, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आप बस और ट्रेन एक साथ तो नहीं ले सकते, ठीक है, किसी एक को ही ट्रिप पे ले जा सकते हो। अगर ऐसा ना होता, ठीक है, इफ़ यू कैन टेक बोथ बस एंड ट्रेन, अगर मान लो तुम बस और ट्रेन एक ही साथ ले सकते थे सपोज, तो यहाँ पे हम एडिशन प्रिंसिपल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ही मोड चूज़ करा है, या तो ये या तो ये, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक टास्क ए वेज में हो सकता है और सेकेंड टास्क बी वेज में हो सकता है और टास्क सीक्वेंस में होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वन आफ्टर द अनदर एंड दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब वो एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। जैसे स्टार्टर खाने के बाद मेन कोर्स जुड़ा है, ठीक है, तो स्टार्टर और मेन कोर्स दे आर डिफरेंट एंटिटीज, ये दोनों एक साथ नहीं जुड़ा हुआ है, दे आर इंडिपेंडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ बोथ टास्क परफॉर्मिंग कितना हो जाएगा, ए इंटू बी वेज, दिस इज मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। जैसे पहला क्वेश्चन, 3 शर्ट है एंड 4 पैंट है, ठीक है, तो कितने तरीके से आउटफिट बनाया जा सकता है। अब देखो शर्ट आपके पास कितने हैं, S1 S2 S3, पैंट्स कितने हैं, 4, P1 P2 P3 P4। तो आप खुद सोचो बच्चों कि पहला वाला के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, पहला शर्ट के लिए 4 ऑप्शन है। सिमिलरली सेकेंड शर्ट के लिए कितने ऑप्शन है, 4, थर्ड के लिए 4, तो टोटल कितने हो गए, 4 + 4 + 4 दैट इज 12 वेज। तो इसको हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि शर्ट के लिए 3 वेज, पैंट के लिए 4, तो टोटल कितने हो गए, 12 वेज, ठीक है। नेक्स्ट, एक पासकोड है, पासवर्ड 2 डिजिट का, पहला डिजिट कैन बी फ्रॉम 1 to 5 एंड द सेकेंड फ्रॉम 1 to 3। तो अब पहला के लिए ऑप्शन क्या है, पासकोड कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का। अब अगर ये 2 डिजिट का है तो पहले वाले में ऑप्शन क्या है, 1 to 5 मतलब 5 वेज, सेकेंड वाले में क्या है, 1 to 3 मतलब 3 वेज। तो टोटल कितने हो गए, मल्टीप्लीकेशन, सो देयर विल बी 15 वेज। क्यों, क्योंकि चॉइस ऑफ फर्स्ट डज नॉट अफेक्ट द अदर डिजिट। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले वाले में 1 चूज़ करा, तो सेकेंड वाले में क्या हो सकता है, 1 1 1 2 1 3, ये कोई भी पासवर्ड हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 5 चूज़ करा तो 5 1 5 2 5 3, तो चॉइस ऑफ फर्स्ट डिजिट इज नॉट अफेक्टिंग द अदर, सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट, फ्लिप ए क्वाइन एंड रोल ए डाई। अब एक बात सोचो, क्वाइन के पास चॉइसेस क्या होते हैं, हेड टेल। डाई के पास चॉइसेस क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब क्या कहा है, फ्लिप ए क्वाइन, तो क्वाइन फ्लिप करा पहले एंड रोल ए डाई को रोल करा, तो इसमें 2 ऑप्शंस बच रहे थे, इसमें 6, तो टोटल मेरे पास आउटकम कितने हैं, 12। सो देयर आर 12 आउटकम्स, तो आंसर इज 12, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा वाई इंडिपेंडेंट, क्योंकि देखो जैसे मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि चॉइस ऑफ शर्ट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द चॉइस ऑफ पैंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर सेकेंड टास्क अगर फर्स्ट पे डिपेंडेंट होता, जैसे चूजिंग ए पैंट दैट मस्ट मैच द शर्ट कलर, देन वी कैन नॉट सिंपली मल्टीप्लाई, तब उस केस में हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है कि डिपेंडेंसी अगर होता तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कब हम सम रूल यूज करें, कब हम प्रोडक्ट रूल यूज करें। तो एडिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, और मतलब अलग अलग ग्रुप से ऑप्शंस चुनने हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, चूज वन फ्रॉम ईच ग्रुप, इसको एंड बोलते हैं। जैसे चूज ए शर्ट एंड ए पैंट, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दोनों चूज करा है। चूज ए शर्ट और ए पैंट, ठीक है,
एक्चुअली ये तो एम्बिगियस है, क्योंकि अगर आप आउटफिट बना रहे हो तो शर्ट पैंट दोनों चूज़ करोगे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन ऐसा लिख दूँ कि आइदर ए शर्ट और ए पैंट बट दोनों नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 + 4 दैट इज़ 7 तरीका। पिछले वाले क्वेश्चन में 3 शर्ट थे 4 पैंट थे, तो तरीका कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी 3 + 4 7 वेज। नेक्स्ट, अब मैं कह दूं कि चूज ए मील दैट इंक्लूड्स अ स्टार्टर और अ डेजर्ट बट नॉट बोथ एंड अ मेन कोर्स। नाउ अब ये कॉम्प्लेक्स है, अब इसको कैसे तोड़ा जाए, तो मेरे पास क्या है, स्टार्टर एंड मेन कोर्स है, ठीक है, बिना डेजर्ट के, सही बात है। तो टोटल मेरे पास कितने ऑप्शंस थे, 3 स्टार्टर्स थे और 4 मेन्स थे, तो टोटल ऑप्शन कितने बच गए, 12। अब हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टर या तो डेजर्ट, तो अब हम डेजर्ट ले सकते हैं ऑप्शन 2, और एक मेन कोर्स ले सकते हैं बिना स्टार्टर के। तो डेजर्ट कितने टाइप के थे, 2 और 4 मेन, टोटल कितने हो गए, 8। अब या तो ये दोनों चुन सकते हैं, तो टोटल वेज कितने हो गए, 20। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, कैसे मल्टीप्लीकेशन एडिशन दोनों साथ में लगता है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, केस चौथा पे चलते हैं। चूज ए स्टार्टर एंड ए मेन कोर्स, देखो यहाँ पे ये दोनों है, उसके बाद ऑप्शनल है डेजर्ट का, मतलब अब स्टार्टर एंड मेन कोर्स तो चुनना ही है, तो एक बार हम डेजर्ट नहीं चुनेंगे तो कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, 12। एक बार हम डेजर्ट चुनेंगे तो कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 24। तो टोटल हमारे पास कितने तरीके हो गए, 36। देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा और यहाँ पे लास्ट में एडिशन प्रिंसिपल लगा, या तो हम बिना डेजर्ट वाला भी खा सकते हैं या तो हम डेजर्ट के साथ भी खा सकते हैं। तो टोटल ऑप्शन तो मेरे पास 24 + 12 36 ही है। नेक्स्ट, अब सिटी A to B 3 रोड है फ्रॉम B to C। देखो ये क्या कह रहा है, ये A है, ये B है, ये C है। A से B जाने के लिए 3 रोड है, ठीक है, रोड R1 R2 और R3, ठीक है, और B से C जाने के लिए 4 रोड्स बना रखे हैं, ठीक है, B से C जाने के लिए 4 रोड है, मतलब R1 R2 R3 R4। कह रहा है कितने तरीके से A to C जा सकते हैं वाया B। अब 3 रोड का सिलेक्शन इसमें कर सकते हैं, 4 रोड इसमें, तो टोटल कितने तरीके से जाएंगे हम, 3 × 4 दैट इज 12। क्यों, अगर R1 सेलेक्ट करें तो इस साइड में तो हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना, R1 R2 R3 R4, ठीक है, डन। नेक्स्ट, केस 6, A to C यू कैन गो वाया B। अब देखो 3 रोड्स टू B एंड 4 टू C और डायरेक्ट रोड्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, सी हियर, इसने क्या कहा, A से B से C है, तो A से B जाने के लिए कितने रोड्स बने, 3 रोड्स बने। B से C जाने के लिए कितने रोड्स बने, तो 4 रोड्स बने। या तो आप ऐसे जा सकते हो या फिर डायरेक्ट रोड्स भी बने हुए हैं, A से C जाने के लिए डायरेक्ट रोड भी बने, R1 R2। अब कह रहा है कि कितने तरीके से हम जा सकते हैं A से C, तो यहाँ पे वही बात है कि पहला तो A to C जाएंगे वाया B, A to C वाया B, तो इसके लिए कितना ऑप्शन है मेरे पास, तो 12 ऑप्शन है। और एक बार हम डायरेक्ट जा सकते हैं तो उसके लिए कितना ऑप्शन है, 2। तो टोटल मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, 14, ठीक है। सो एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और का मतलब क्या होता है, ऐड, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, दोनों अगर कंबाइन है तो कैसा हो सकता है क्वेश्चन। पिज़्ज़ा हैज 3 टाइप्स ऑफ क्रस्ट, 4 टाइप्स ऑफ टॉपलिंग, ठीक है, एंड 2 साइजेस। एडिशनली यू कैन चूज टू हैव चीज़ और नो चीज़। अब देखो पिज़्ज़ा में क्या है, 3 क्रस्ट है, क्रस्ट कितने, 3, ठीक है, और टॉपिंग्स कितने, सो टॉपिंग्स इज 4, साइजेस कितने, 2, ठीक है, और चीज ऑप्शन कितने हैं, चीज ऑप्शन भी 2 हैं, या तो चीज या तो नो चीज। तो हाउ मेनी वेज टू ऑर्डर 1 पिज्जा। अब देखो क्रस्ट में C1 C2 C3 मान लेते हैं, टॉपिंग्स में T1 T2 T3 T4 मान लेते हैं, साइज में S1 S2 मान लेते हैं, चीज में नो चीज और नो चीज मान लेते हैं। अब देखो मान लो आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा C1, तो आपके पास कितने चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस, साइज में भी 2 चॉइसेस, और चीज़ और नो चीज़ 2 चॉइस। तो इसी तरह C2 के लिए भी, इसी तरह C3 के लिए भी। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, 3 × 4 × 2 × 2, सो डैट विल बी व्हाट, 48 चॉइसेस टोटल। नेक्स्ट, इन अ गेम यू कैन क्रिएट ए कैरेक्टर, ठीक है, बाय चूजिंग, या तो रेस चूज करो, तो रेस में 3 ऑप्शन, क्लास में 3 ऑप्शन, वेपन में
अगर वैरियर है तो 4 ऑप्शन, मेज है तो 2 ऑप्शंस 2 वेपन्स, और रोग है तो 3 वेपन्स, तो कितने करेक्टर्स बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो अब देखो बेसिकली हम इसको कैसे डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेपन जो है वो क्लास के अकॉर्डिंग है। क्लास के अकॉर्डिंग कैसे? तो अगर वैरियर है, अगर वैरियर है तो वैरियर में 3 रेस हो सकते हैं। कैसे? ह्यूमन, एल्फ और ड्वार्फ, तो 3 रेस। अच्छा, क्लासेस तो एक ही है, वैरियर क्लास की बात कर रहे हैं तो एक क्लास है, लेकिन एक क्लास के पास, वैरियर के पास कितने वेपन है? 4 वेपन। तो बेसिकली यहाँ कितना हो गया? 12। अच्छा, अगर मेज की बात कर लें तो मेज की बात करें तो रेस कितने हैं? फिर से 3 रेसेस, क्लास तो एक ही ले रहे हैं। अब मेज के लिए कितने वेपन्स हैं? 2 वेपन्स, तो टोटल कितने हो गए? 6। अच्छा, सिमिलरली अब हम बात करते हैं मेज के साथ रोग की। तो रोग में कितने हैं? तो 3 रेस फिर से इसमें, क्लास कितनी हो गई? 1, और वेपन्स कितने हैं इसके पास? 3, तो टोटल कितने हो गए? 9। अब ओवरऑल मेरे पास कितने चॉइसेस है, कितने करेक्टर्स बन सकते हैं? तो वैरियर वाले 12 करेक्टर, मेज वाले 6 करेक्टर, रोग वाले 9 करेक्टर, तो टोटल कितने हो गए? सो टोटल विल बी 27 characters can be created. So answer is 27. Now this is a nice question. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, लाइसेंस प्लेट हैज 2 letters फॉलोड बाय 3 digit. अच्छा, कोई लाइसेंस प्लेट में क्या है? 2 लेटर है, 3 डिजिट है। फर्स्ट लेटर मस्ट बी ए वॉवेल AIO एंड द सेकेंड मस्ट कैन बी एनी कॉन्सोनेंट, मतलब 21 कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो कह रहा है the first letter must be a vowel and the second can be any consonant, or any letter if the first is vowel the second can be any letter. ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितने चॉइसेस है? सेकेंड कैन बी एनी लेटर। हाँ, इसका मतलब क्या है? मतलब फर्स्ट लेटर हम ऐसा लिखते हैं इसको, फर्स्ट लेटर कैसे कैसे चॉइसेस लेना है? 5 चॉइस। क्यों? वॉवेल, अगर हम वॉवेल्स चूज करेंगे तो 5 चॉइस। और सेकेंड लेटर के लिए कितना है? तो 21 चॉइस है। कैसे 21 चॉइस है? तो हम बात करें कॉन्सोनेंट्स की, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, सो बेसिकली अब उसके बाद फॉलोड बाय 3 डिजिट्स होगा। अब 3 डिजिट में किसके पास चॉइसेस है? ईच हैज 10 चॉइस। क्यों 10 चॉइस है बच्चों? तो सिमिलर बात है कि 0 से 9 तक कुछ भी ले सकते हैं। तो पहला में 5 चॉइस, फिर 21 चॉइस, तो 5 × 21, और बाकी में 10 चॉइस, तो 10 × 10 × 10। तो इसका मतलब टोटल इतने डिजिट बन सकते हैं। तो कितना हो गया ये बच्चों? 105 और 3 0, तो 1,05,000। ठीक है, ये बन गया। लेकिन ये तो ऑप्शन ए हुआ, ये पहला ऑप्शन था। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन में क्या है? सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि इफ द फर्स्ट इज वॉवेल द सेकेंड कैन बी एनी लेटर। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट वाला, अब ऑप्शन 2 पे चलते हैं। ऑप्शन 2 में क्या कहा कि फर्स्ट अगर वॉवेल है तो फर्स्ट के पास 5 चॉइस। अब सेकेंड वाले के पास कितना चॉइस होगा? सेकेंड कुड बी एनी लेटर, तो 26 में से कुछ भी हो सकता है अल्फ़ाबेट। बाकी के लिए तो 10 ही चॉइस हैं डिजिट के लिए, तो दिस कैन बी द आंसर। तो यहाँ से कितना हो गया? सो 1,30,000। ठीक है, और तो अब और है, तो टोटल मेरे पास कितना चॉइसेस हो गया? इस दोनों को ऐड कर लो प्लस, सो कितना हो जाएगा? 2,35,000। सो ओवरऑल दैट इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ रेस्टोरेंट, ये कुछ और प्रॉब्लम्स है, देखा जाए। कह रहा है कि एक रेस्टोरेंट के पास 5 एपेटाइज़र है, 10 मेन डिशेस है और 4 डेजर्ट है। तो 3 कोर्स मील तीनों चाहिए हमें। तो 3 में मेरे पास चॉइस कैसे कैसे? एपेटाइज़र का 5, मेन डिश का 10 और डेजर्ट का 4 डेजर्ट। तो ओवरऑल मेरे पास 3 कोर्स मील चुनने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? तो 10 × 5 × 4, सो टोटल देयर आर 200 ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक स्टूडेंट है, वो साइंस प्रोजेक्ट चूज़ करता है। कैसे? तो 3 बायोलॉजी टॉपिक्स, 4 केमिस्ट्री टॉपिक और 2 फिजिक्स टॉपिक्स। तो सिंपल है, या तो वो 3 बायो का चुन सकते हैं
या तो 4 केमिस्ट्री का या फिर 2 फिजिक्स का। तो बेसिकली कितने चॉइसेस हैं? अब क्योंकि यहाँ पे चूजिंग करना है और सब अलग अलग हैं, तो बायो के 3 टॉपिक्स में से कोई एक, तो 3 तरीका, केमिस्ट्री के 4 तरीके और फिजिक्स के 2 तरीके। अब बायो और केमिस्ट्री इंडिपेंडेंट है, इसीलिए मैंने एडिशन प्रिंसिपल यूज़ करा है। सो टोटल देयर आर 9 वेज। नेक्स्ट क्या कहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर दैट आर इवन। तो सिंपल सी बात है, अब 3 डिजिट नंबर चाहिए तो मेरे पास ऐसा कर सकते हैं, 3 डिजिट में मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। तो इवन वाले में या तो 0 लिख सको, लास्ट डिजिट क्या होगा, या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8। तो इसके पास कितने चॉइस हैं? 5 चॉइसेस। ठीक है। अब बीच वाले के लिए कितने चॉइसेस हैं? 10 चॉइसेस। ठीक है। और यहाँ पे 0 तो नहीं हो सकता, 0 नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर 100 डिजिट 0 हो गया तब तो वो 2 डिजिट नंबर ही बन जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे कितने चॉइसेस हैं? 9 चॉइसेस। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं कहा है कि इस नंबर्स एक नहीं हो सकते एंड ऑल। तो अब पहला वाले में अगर 9 चॉइस, दूसरे में 10, तीसरे में 5, एंड दिस आर इंडिपेंडेंट, सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस। सो 9 into 10 into 5, so there are 450 choices. Next, how many 3 digit numbers are there that are odd and greater than 500? अब देखो, now this is important। अब फिर से हमको 3 डिजिट नंबर चाहिए और ऑड चाहिए। तो ऑड चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली ये हो सकता है तुम्हारा थर्ड डिजिट 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7 या तो 9। तो इस 5 में से कोई भी हो सकता है, 5 वेज। अच्छा, बीच वाले के लिए क्या ऑप्शन है? ठीक है, सेकेंड डिजिट के लिए तो कुछ नहीं बोला है, तो इसके लिए 10 ऑप्शन है, 10 वेज। क्यों? 0 से 9 तक कोई भी चूज करो। अच्छा, पहला वाला बोला है ग्रेटर देन 500। अब ग्रेटर देन 500 है तो याद रखना कि 501 भी जो होगा वो तो इससे ग्रेटर ही होगा। तो इस केस में क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 ही चुन सकते हैं, तो मिनिमम हम 501 लेंगे। तो यहाँ पे 5 भी चुन सकते हैं, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। तो यहाँ पे कितने वेज हो गए? 5 वेज। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 5 into 10 into 5, सो डैट इज 250 वेज। ठीक है। नेक्स्ट, ए कमिटी ऑफ 2 is to be chosen from 3 men and 2 women। ठीक है। हाउ मेनी वेज कैन बी देयर इफ द कमिटी मस्ट इंक्लूड एट लीस्ट 1 वुमेन। अच्छा, तो एक बात सोचो, यहाँ पे बहुत सिंपल है। मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लेता हूँ, नो रेस्ट्रिक्शन। अगर मैं नो रेस्ट्रिक्शन लूँ तो नो रेस्ट्रिक्शन वाले केस में क्या हो जाएगा, कमिटी 2 का चुनना है, कितने लोगों में से? 3 मैन एंड 2 वुमेन, मतलब 5 में से 2 चुननी है, तो 5C2 कहते हैं इसको, 5 में से 2 चुनने का तरीका। तो ये कितना होगा बच्चों? 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू 5 into 4 और डिवाइडेड बाय 2। सो बेसिकली दिस विल बी 10। देखो, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट मैं इसलिए कर दिया एक्सप्लेन कि जिसको NCR का मतलब नहीं पता है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि डैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसने कहा है कि कमिटी में 1 वुमेन हो सकती है। ठीक है, तो अब हम एक काम कर सकते हैं, क्या, इसका हम उल्टा सोचते हैं। मान लो 9 वुमेन है, अरे एटलीस्ट का मतलब तो ये है या तो 1 वुमेन होगी या तो 2 वुमेन होगी। ठीक है, तो इससे बढ़िया हम ये कह सकते हैं कि कोई वुमेन है ही नहीं। तो कोई वुमेन अगर नहीं है तो कमिटी फिर चुनने का तरीका कितना होगा? 3 में से 2, 3 तरीका होगा। अरे 3C2 क्यों? क्योंकि 3 मैन ही है ना, तो उसमें से 2 चुनेंगे, तो ये 3 तरीका होगा 3C2 का मतलब। तो ओवरऑल कितने तरीके ऐसे हो सकते हैं? तो 10 - 3 डेट इज 7 वेज। तो 7 तरीके ऐसे होंगे जिसमें या तो 1 औरत होगी या तो 2 औरत होगी। ठीक है, सो दिस इज द टोटल वे। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेज टू अरेंज द लेटर्स इन कैट। अब देखो सिंपल है, कैट में ये डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, डिस्टिंक्ट, तो कोई भी डिस्टिंक्ट लेटर्स को अरेंज करने का तरीका कितना होता है? तो उतना फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 है तो 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6। डन। नाउ हाउ मेनी वेज टू अरेंज बनाना। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब बनाना में टोटल लेटर्स कितने हैं? 3, 4, 5, 6, तो 6 अल्फ़ाबेट्स, नॉट लेटर्स, 6 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, 6 अल्फ़ाबेट या लेटर जो भी कह लो। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे? लेकिन इसमें तो रिपीटेशन है, N 2 बार रिपीटेड है और A 3 बार रिपीटेड है।
तो बेसिकली इस केस में करते क्या है, जैसे मान लो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ AAT, तो आप एक बात सोचना, अगर ये ACT होता तो इसको अरेंज करने का तरीका कितना था, ATC, CAT, CTA और TAC, TCA, 6 तरीका था, 6 स्पेस। लेकिन अगर ये AAT है तो इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, देखो ATA फिर AAT। आप एक बात सोचना कि फिर अगर हम दूसरा क्या लिखेंगे, TAA, TAA, अगेन 1 2 3 4 5, और कौन सा बच गया बच्चों, हाँ फिर से हम ये लिख सकते हैं ATA, इसके लिए लास्ट वाले के लिए AAT लिखा ना, इसके लिए मैं ATA लिख सकता हूँ। लेकिन तुम एक बात सोचो, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और ये दोनों भी सेम है, तो बचा मेरे पास कितना तरीका, 3 वे ओनली। तो ये कैसे हुआ, तो पहले जब हम 3 फैक्टोरियल लिख रहे थे तो उसमें रिपीटेशन कितने का हो गया, 2 का, तो 2 फैक्टोरियल नीचे लिख दिए, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, सो आंसर कितने हुए, 3 वेज। तो बेसिकली जितने बार रिपीटेशन होते हैं उतना फैक्टोरियल नीचे डिवाइड कर देते हैं। जैसे 6 अल्फ़ाबेट है, अगर 6 डिस्टिंक्ट होता तो 6 फैक्टोरियल, लेकिन क्योंकि A 3 बार रिपीटेड है तो 3 फैक्टोरियल उसकी वजह से जाएगा, और n 2 बार रिपीटेड है तो 2 फैक्टोरियल इसकी वजह से। तो आंसर इज 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 3, एंड दिस विल बी 60। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स हैव एटलीस्ट 1 डिजिट 7। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये सोचो इसका तरीका क्या है, मैं इसको ऐसे प्रोसीड करूंगा, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स हैव एटलीस्ट 1 7। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं। तो टोटल 4 डिजिट नंबर्स निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सी बात है, 4 डिजिट लिखो। पहले वाले के पास चॉइस क्या है, 0 से 9 तक, दूसरे वाले के पास चॉइस क्या है, 0 से 9, तीसरे वाले के पास 0 से 9, इसमें 0 नहीं आ सकता तो 1 से 9, तो इसके लिए 9 वेज, इसके लिए 10 वे, इसके लिए 10 वे, और इसके लिए 10 वे, तो टोटल कितना हो गया, 9000। सो अब 9000 में से हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल विदाउट 7 कितना है, टोटल विदाउट 7। तो विदाउट 7 करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो 1 2 3 4, क्योंकि देखो यहाँ पे एटलीस्ट बोला है बच्चों, तो अगर आप उस तरीके से काउंटिंग करते हैं कि 1 डिजिट 7, फिर 2 डिजिट 7, फिर 3 डिजिट 7, फिर 4 डिजिट, इट विल बी वेरी लेंदी। तो इससे बढ़िया विदाउट 7 कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 से 9, लेकिन एक्सेप्ट 7, एक्सेप्ट 7, तो यहाँ पे कितने चॉइसेस हो गए, 8 चॉइसेस। अब यहाँ पे कितने हैं, 0 से 9 एक्सेप्ट 7, तो इसके पास 9 चॉइसेस, इसके पास भी 9 चॉइसेस, और इसके पास भी 9 चॉइसेस। तो टोटल चॉइसेस कितने हो गए मेरे पास, दैट इज 729 इंटू 8, सो 7 9 and 81, 729 इंटू 8, तो 8 9 7 8 9 72, 7 8 2 16, 23, 8 7 56, 9 8 7 2 7, 8 2 16, 23 2, 8 7 56, 5 8 3 2। सो टोटल कितने ऐसे वेज हो जाएंगे 4 डिजिट नंबर जिसमें कि 7 होगा, सो 9000 माइनस 5832, सो दिस विल बी 8613, सो 3168 इज द आंसर। ठीक है, नाउ तो कैसे प्रोसीड करना है, जब एटलीस्ट वाला क्वेश्चन रहेगा तो आप टोटल निकाल लो, माइनस नन वाला निकाल लो केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, इट सेज a lock has a 3 digit code, each digit can be 0 to 9, but the code cannot have 2 consecutive digits the same. Now this is important. ठीक है, तो कैसे तरीके से कर सकते हैं, तो कितना कोड्स हो सकता है, सो बेसिकली कोड में 3 डिजिट है। अब देखो सब में 0 से 9 तो हो ही सकता है, तो एक काम करते हैं, पहले वाले में हम ये कर लेते हैं कि इसमें 0 से 9 हो सकता है, तो इसमें 10 चॉइस है। अब जो इसमें आ गया बगल वाले में तो वो नहीं आएगा, तो इसमें एक्चुअली 9 चॉइसेस रह जाएंगे, क्यों, बगल वाले वाला नहीं आना चाहिए। अब इसमें भी जो इसमें आया वो इसमें नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तो इसमें 9 चॉइस ही रहेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे आया था, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो यहाँ 1 आ गया, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 से 9 कुछ भी आ सकता है एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1। सपोज यहाँ पे 2 आ गया, अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 से 9 लेके एक्सेप्ट 2, बाकी सारा तो आ सकता है, तो इसमें भी तो 9 चॉइसेस ही रहेंगे ना।
तो टोटल कितने हो गए 10 इंटू 9 इंटू 9, सो दिस विल बी 810 चॉइसेस. सो टोटल इज कितने कोड बनेंगे 810 इज द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हाउ मेनी वेज टू अरेंज द लेटर्स इन मिसिसिपी सच दैट ऑल एस आर टुगेदर. ना इसको बोलते हैं बंडलिंग करना. बंडलिंग करना ना, ये बंडलिंग करने का मतलब क्या है? सो वेरी इजी. इसमें सारे एस को एक साथ मान लो. अब टोटल एस हैं कितने? तो 4 एस हैं. ठीक है. तो डिस्टिंक्शन कैसे बनाएंगे सुनो. सारे एस को एक ब्लॉक मान लिया जाए. ब्लॉक मान लें. ठीक है. क्योंकि सबको एक साथ रखना है. तो अब मेरे पास डिस्टिंक्शन कैसे बचा? एम आई बचा है 3, पी बचा है 2 और सारे एस बचे हैं एस 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 एस. ठीक है. तो टोटल कितने एंटिटीज हैं? टोटल एंटिटीज हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7. टोटल 7 ही हुए. अच्छा आई 4 है, आई आर 4. तो टोटल 8 एंटिटीज हुए. 8 एंटिटीज. अब ये 8 एंटिटीज में 8 फैक्टोरियल तरीके से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आई रिपीट हो रहा है. ठीक है. सो आई इज गेटिंग रिपीटेड. कितने बार? तो 4 बार. अच्छा अब देखो एस को तो हम एक ही मान लिया ना एंटिटी. ठीक है. सो एस अगर एक एंटिटी है तो ये अपने में कैसे रिपीट हो इससे फर्क नहीं पड़ता. ये नया चीज तो बनाएगा नहीं. तो रिपीट जो हो रहा है वो 4 फैक्टोरियल है. पी वाले 2 फैक्टोरियल है. इसको हटा दो तो सारा तरीका बन गया. तो दिस इज 8 7 6 5. 4 फैक्टोरियल हटा दो तो वो चल जाएगा तो 2. सो दिस इज 5 4 20 140 840. सो दिस देयर विल बी 840 एंटिटीज सच दैट ऑल एस आर टुगेदर. ठीक है. अच्छा ओवरऑल एक क्लैरिटी देखते हैं कि एडिशन प्रिंसिपल कब का है. जैसे चूज अ बुक और अ पेन, तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. आप एक आइटम पिक कर सकते हो तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? एडिशन. नेक्स्ट एंड रहेगा तो इंडिपेंडेंट है तो कितने तरीके हो जाएंगे? 20. गो टू पेरिस और मतलब दोनों में से कोई एक डेस्टिनेशन चूज करना है तो क्या लगेगा? एडिशन. फ्लाई टू पेरिस एंड रिटर्न तो 2 इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं तो फिर से कितने तरीके? मल्टीप्लीकेशन. नो. लाइसेंस प्लेट देन डी गेट, इसका मतलब क्या है? सिक्वेंशियल चॉइस है. मतलब पहले लेटर चुनो फिर उसके बाद उसको डिग करो. तो इसका मतलब टोटल तरीका कितना? 260. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्या कह रहा है? हाउ मेनी 3 element sets of 1 to 10 form an arithmetic progression. Now this is important question. ठीक है. अब इसको कैसे प्रोसीड करें? सो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो सिंपल सा बात है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे 2 4 6 8, तो डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस ऑफ consecutive terms must be constant. ठीक है. तो ये होता है. तो हम लोग टर्म्स कैसे चुनते हैं बच्चों? क्योंकि 3 एलिमेंट सबसेट चाहिए तो पहला टर्म हम लोग ए बोलते हैं, फिर ए प्लस डी बोल सकते हैं और फिर ए प्लस 2d बोल सकते हैं. ठीक है. और कंडीशन क्या क्या है बच्चों? कंडीशन ये है कि चुनना हम लोग को 1 से 10 तक है तो इसका मतलब ए जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए. अच्छा कॉमन डिफरेंस भी 1 से बड़ा ही होगा, लेकिन लास्ट वाला टर्म ये सबसे बड़ा है. ठीक है. तो a प्लस 2d जो होगा वो 10 से छोटा होना चाहिए. ये 3 कंस्टेंट तो है. क्यों है? क्योंकि सबसेट जो है बनाना है वो हमको मैक्स टू मैक्स 10 चुन सकते हैं. तो सबसे बड़ा इसमें से कौन सा वैल्यू है? a प्लस 2d. अच्छा बड़ा क्यों है? तुम बोलोगे सर d-1 भी तो हो सकता है. d-1 नहीं हो सकता क्योंकि मेरा सबसेट जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में चुनना है. तो जब हम a फर्स्ट टर्म को हम 1 चुन रहे हैं तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही चुनेंगे. तो a प्लस 2d इसको क्या मान लें? सो a प्लस 2d आई कैन कंसिडर दैट इज लेस देन इक्वल टू 10. सो नाउ अब हम क्या करते हैं? एक तरीका लेते हैं कि हम कॉमन डिफरेंस को इंडिविजुअली पुट करते चलते हैं. जैसे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लो हम d को 1 चूज़ करें तो ये देखते हैं कि a प्लस 2d
दैट इज a प्लस 2 इंटू 1, ये तो 10 से कम होना चाहिए. सो a शैल बी लेस देन इक्वल टू 8 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो a के पास कितने चॉइस हो गए, मतलब यहाँ पे 8 सबसेट बन सकते हैं. 8 सबसेट कैसे बना, तो d 1 है तो a क्या हो सकता है, a अगर 1 है तो 1 1 और कितना बन जाएगा. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे a को 1 चुन लिया तो a प्लस डी और d भी 1 है तो ये कितना हो गया 2 और a प्लस 2d तो 3, तो ये एक सबसेट हो गया. सिमिलरली अगर d को 2 चुनते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4 शैल बी लेस देन इक्वल टू 10. तो a क्या हो गया 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा या बराबर होगा. तो इसमें कितने सबसेट्स हो गए 6 सबसेट्स. ठीक है, अब d को 3 चुनते हैं तो a प्लस 6 शैल बी लेस देन इक्वल टू 10. तो a कहाँ से कहाँ हो गया 1 से 4 के बीच में, तो यहाँ कितने हो गए 4 सबसेट्स. ठीक है, अब d को 4 चुना जाए तो a प्लस 8 शैल बी लेस देन इक्वल टू 10. तो a लाइज फ्रॉम 1 टू 2, तो इसके पास कितने सबसेट्स बचेंगे 2 सबसेट्स. लेकिन d अगर 5 चुन ले तो केस क्या होगा, तो a प्लस 10 शैल बी लेस देन इक्वल टू 10 ये हो गया. तो इसका मतलब क्या हो गया कि a शैल बी लेस देन इक्वल टू 0 बट a तो मिनिमम 1 है. ठीक है, तो ये वाला केस तो गलत हो गया. सो d इक्वल टू 5 चुन नहीं सकते. तो मेरे पास टोटल तरीका कितना बचा, पहले वाले से 8, सेकेंड से 6, फिर 4, फिर 2. तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2. तो टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो 20 सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड. 20 सबसेट्स. ठीक है, सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट वन. डन. Question number 12. How many 4-digit numbers are divisible by 3 and have digits whose product is not divisible by 9? Now this is a classic question. This is IOQM level. You can say this is IOQM level or you can say this is IIT advanced level. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अब देखने में एक लाइन का लगे, ठीक है, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. क्यों, देखा जाए हाउ मेनी 4-digit numbers are divisible by 3. ठीक है, मतलब एक तो 4 डिजिट नंबर हमें लिखना है जो कि डिविजिबल होना चाहिए 3 से, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, और हुज प्रोडक्ट इज नॉट डिविजिबल बाय 3. मतलब ये जो लिखाएगा डिजिट D1 D2 D3 D4 इनका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, नॉट टू बी डिविजिबल बाय 9. ठीक है, ये कंडीशन है. ठीक है, सो बेसिकली हम कंडीशन क्या कह सकते हैं, कंडीशन 1 डिविजिबल बाय 3 और कंडीशन 2 प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट नॉट डिविजिबल बाय 9. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो फैक्टराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट का, फैक्टराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ये जो होना चाहिए जब भी फैक्टराइज करें तो जो 3 का जो पावर हो, 3 का पावर x, तो x जो होना चाहिए वो लेस देन 2 होना चाहिए. क्यों, अगर इस प्रोडक्ट का फैक्टराइजेशन करने पे x अगर 2 से बड़ा आ गया तो भैया सिंपल है ना कि वो 9 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और तोड़ सकते हैं. कैसे बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट एक तो केस 1 ऐसा हो जाएगा और केस 2 कि एक तो कोई फैक्टर हो ही ना, कोई फैक्टर 3 का ना हो, पहला केस. अच्छा, केस 2 क्या हो सकता है, एग्जैक्टली एक फैक्टर हो, एग्जैक्टली 1 फैक्टर ऑफ 3 हो. ठीक है, सो दोनों ही केस में ऐसा हो सकता है. ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है. तुम सोचो, अगर डिजिट में 0 आ गया, ठीक है, सी वाई दिस कंडीशन इज क्लासिक. और ये क्वेश्चन इतना सुंदर क्यों बन रहा है, क्योंकि डिजिट में अगर 0 आ गया तो प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट इज 0 विच इज डिविजिबल बाय 9, तो ये डिवाइड हो जाएगा 9 से. तो इसका मतलब 0 नहीं ले सकते, 0 इज टू बी एक्सक्लूडेड, 0 इज टू बी एक्सक्लूडेड, ये कंडीशन भी होना चाहिए. सो डिजिट हम लोग कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, डिजिट
फ्रॉम 1 to 9 यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एवॉइड क्या करना है हम लोग को, 3 का फैक्टर्स, डिजिट 1 से 9 ले सकते हैं, लेकिन रिमेंबर मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन है, मल्टीपल ऑफ 3, तो 3, 6 और 9, लेकिन एक प्रॉब्लम है, 3 में एक ही फैक्टर आता है, 6 का मतलब 2 इंटू 3, इसमें भी एक फैक्टर, 9 गलत है क्योंकि इसमें 2 फैक्टर्स आ जाते हैं 3 के, और अभी ऊपर में क्या कहा मैंने, x मस्ट बी लेस देन 2, लेकिन यहाँ तो 2 हो रहा है, सो 9 भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, तो एक्चुअली कंसिक्वेंस क्या बचा कि हम 1 से 8 ही ले सकते हैं, ठीक है। सो 9 हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड, और 3 और 6 में से कोई एक ही चुन सकते हैं, ठीक है। तो अब बनाते हैं हम लोग केस 1। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। केस 1 क्या था, केस 1 ये था कि कोई फैक्टर 3 का ना हो, तो इसको थोड़ा सा बनाने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं। केस 1 में हम ऐसा मानते हैं एग्जैक्टली, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि पहले कोई डिजिट नहीं मानते हैं 3, 6 से, नो डिजिट फ्रॉम 3, 6, 3, 6 से कोई डिजिट हम ले ही नहीं रहे, इसको ऐसे लिख लिया जाए 3, 6, 3, 6 से कोई डिजिट नहीं ले रहे। तब क्या होगा, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल वी हैव, तो अब डिजिट्स हमें कहाँ से चुनने हैं, तो हमें चुनने हैं 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 7 से, 8 से, यहीं से चुनना है, ठीक है। अब ये डिजिट डिविजिबल तो 3 से नहीं है, तब हमें कैसे लेना पड़ेगा, तो एक बात देखते हैं, जब हमें चाहिए क्या, सम ऑफ डिजिट ऐसा चाहिए, मॉड 3, मतलब जो डिजिट का सम आना चाहिए 4 डिजिट में, मान लो ये D1 था, ये D2 था, ये D3 था, ये D4 था, तो हमें D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 जो चाहिए वो मान लो x आता है, तो x का जो रिमाइंडर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए जब वो 3 से डिवाइड हो, कंडीशन तो यही है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि 1 का रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, तो 1 का तो 1 ही आएगा, 2 का 2 आएगा, 4 का कितना आएगा 1, 5 का कितना आएगा 2, 7 का कितना आएगा 1, 8 का कितना आएगा 2, तो 2 वाले कौन कौन है, रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, व्हेन डिवाइडेड बाय 3, तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं, तो 2 हैं, 5 है और 8 है, और रिमाइंडर 1 लाने वाले कौन कौन है जब डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये है 1, ये है 4 और ये है 7, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा हो गया, मतलब इनका रिमाइंडर 1, 2 बचता है जब 3 से डिवाइड करते हैं, और इनका रिमाइंडर 1 बचता है जब 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और अच्छा, साइड में भी हम लिख देते हैं रिमाइंडर 0 किसके किसके लिए बचता है, तो 3 और 6 के लिए, ठीक है। सो ये याद रखेंगे, बाद में काम आएगा, ठीक है। सो अब हम क्या देख रहे हैं, हमको 3, 6 अभी नहीं लेना है, तो हमको इसी से लेना है वैल्यूज़। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई एक सेट ए है, मान लेते हैं ये सेट, क्योंकि इसमें रिमाइंडर कम है तो इसको सेट ए मानते हैं, और ये बी है, ठीक है, ये बी है, मतलब दिस सेट इज कंसिडर्ड एज ए, दिस सेट इज कंसिडर्ड एज बी, और इसका बाद में देखेंगे। तो अगर सेट चूज कर लिए तो हम क्या कह रहे हैं कि हम ये कहते हैं, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो हम बोलते हैं लेट द नंबर ऑफ डिजिट्स चूजन फ्रॉम ए से जो हम चुन रहे हैं वो मान लेते हैं हम कुछ के होगा, ठीक है। अब टोटल डिजिट कितने होने चाहिए, 4, तो बी से कितना चूज करेंगे, तो बी चूजन कितना 4 माइनस के, ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि टोटल 4 ही डिजिट थे, टोटल 4 डिजिट ही चूज करने हैं, 4 डिजिट ही चूज करने हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्लासिक क्वेश्चन क्यों होगा, ठीक है। तो बी से 4 माइनस के मैंने चूज कर लिया। अब एक बात बताओ, तो रेसिड्यू सम कितना होगा, रेसिड्यू सम, रेसिड्यू मतलब रिमाइंडर सम,
सिंपल समझो रिमाइंडर किससे, जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली के वाला क्या देगा हमको, वो तो रिमाइंडर 1 दे रहा है, और 4 माइनस के वाला क्या देगा, ये रिमाइंडर 2 दे रहा है। तो टोटल कितना हुआ 8 माइनस 2 के, सो दिस इज इक्वल टू 8 माइनस के। अब हमें क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 8 माइनस के जो आना चाहिए डिजिट वो क्या होना चाहिए, शैल बी गिविंग रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, मॉड 3। इसको ऐसे ही लिखते हैं बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया, के शैल गिव अस मॉड 3 व्हेन के शैल गिव अस रिमाइंडर 8। तो 8 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता 3 के साथ, 3 के साथ तो ये हो सकता है 0 1 2, तो इसको हम ऐसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, 8 को 3 से डिवाइड कर दो। सो बेसिकली के शैल गिव यू रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। अब एक बात बताओ, इसका मतलब अब के हमने कहां से चूज करा था, के हमने चूज करा था ए से, ठीक है। सो अब इसका मतलब क्या हो सकता है कि हमें कितने 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो के मतलब हम 2 चुन सकते हैं वहां से मैक्स टू मैक्स, आया ना। तो अगर 2 चुन सकते हैं तो बेसिकली के किसके बीच में हो सकता है, तो के कैन लाई फ्रॉम 0 to 4 ओनली, और 0 to 4 में ऐसा कौन है जो कि हमको रिमाइंडर 2 देता है। तो 0 तो नहीं होगा, 1 तो नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा, देयरफॉर के इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वी हैव टू चूज 2 डिजिट्स फ्रॉम ए एंड 2 फ्रॉम बी, ठीक है, सिंपल सी बात। अब इसमें क्या है कि रिपीटेशन हो सकता है, रिपीटेशन कहीं कुछ कहा नहीं है तो रिपीटेशन अलाउड होगा, ठीक है। तो अब 4 डिजिट नंबर बनाना शुरू करते हैं। 4 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे, तो बेसिकली 1 2 3 4। अब ए से हमको 2 सेट चुनना है, ठीक है। सो हाउ कैन वी चूज, ठीक है। तो सेट ए के लिए चुनने का तरीका कितना हो सकता है, सेट ए में कौन कौन है, 1 4 7। तो 1 4 7 मतलब कोई भी ऑप्शन है, 3 ऑप्शन। तो मान लो हम सेट ए यहां भर रहे हैं, तो 3 ऑप्शंस फ्रॉम सेट ए हियर, ठीक है। तो 3 चॉइस है, मान लो ये पोजीशन एक्वायर करा तो 3 पोजीशन, इसका मतलब 1 4 7 में से कोई भी भरा सकता है, ठीक है। अब यहां भी भरा सकता है या फिर यहां भी भरा सकता है, मतलब कोई भी 2 पोजीशन हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि क्योंकि 2 डिजिट भरने हैं, इसका मतलब 2 पोजीशन हैव टू बी फिल्ड, 2 पोजीशन हैव टू बी फिल्ड फ्रॉम सेट ए। तो चॉइसेस कितने हैं, तो 3 चॉइसेस ईच, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, तो टोटल 3 का स्क्वायर दैट इज 9 चॉइस। अच्छा, सेट ए के लिए सिमिलरली सेट बी के लिए अगेन कितने चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, कहाँ से कहाँ, 2 5 8। अब इसको भी भरने का जगह कितना है, तो 3 इंटू 3 दैट इज 9 वेज, ये हो गया। बट एक बात है, अब सबसे पहले हमको पोजीशन भी तो फिक्स करना है भैया। 4 पोजीशन अवेलेबल है, 4 पोजीशन अवेलेबल है, तो 4 में से अगर मान लो हम कोई 2 पोजीशन चुनते हैं, किसके लिए, 4 में से 2 पोजीशन फॉर ए, तो रेस्ट किसके लिए होगा, रेस्ट होगा बी के लिए, तो रेस्ट फॉर बी, सो रेस्ट फॉर बी, ठीक है, बी के लिए रेस्ट होगा। तो इसका मतलब 4 में से 2 चुनने का तरीका कितना है, तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो ओवरऑल कितना हो गया, सो देयरफॉर टोटल केस हो जाएगा बच्चों इसमें 6 इंटू 9 इंटू 9, सो दैट इज 486 चॉइसेस। अब 486 चॉइसेस इसमें हो गया, लेकिन अभी तक केस 2 नहीं आया है। सो व्हाट अबाउट केस 2, सो फॉर केस 2 हाउ डू वी सेलेक्ट, केस 2 के लिए हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं बच्चों कि अब हमको क्या चाहिए, कंडीशन ये है कि एग्जैक्टली 1 डिजिट फ्रॉम
3, 6, 3 या 6 में से कोई एग्जैक्टली एक डिजिट चाहिए, ठीक है। तो अब 4 पोजीशन है, 4 में से कहीं भी एक चूज करना है, तो 4 में से एक चूज करने का तरीका कितना है, 4 वेज, मतलब 4 पोजीशंस कह सकते हैं। 3 या 6 के लिए मैंने 4 पोजीशन चूज कर। अच्छा, हर पोजीशन के लिए 2 चॉइस है। फॉर दैट पोजीशन हाउ मेनी चॉइसेस, सो 2 चॉइसेस। कैसे, या तो 3 भर सकते हो या तो 6 भर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब रिमेनिंग 3 पोजीशंस। अब रिमेनिंग 3 पोजीशन के साथ क्या दिक्कत है, रिमेनिंग 3 पोजीशन कहाँ से हमको भरना पड़ेगा, तो हमको भरना पड़ेगा 1, 2, 4, 7, 8 से, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1, 2, 4, 7, 8 से अगर हम भरेंगे तो फिर वही करते हैं, ठीक है। सो अगर इसे भरेंगे तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये तो डिविजिबल है 3 से, तो बाकी रिमेनिंग 3 पोजीशन मस्ट बी सच दैट सम इज डिविजिबल बाय 3, ये तो होना चाहिए। अच्छा, फिर से अगर यहां पे कहें तो 1, 4, 7 जो है, ऐसा समझो बच्चों कि फिर से एक सेट ले रहे हैं, ए वाला जो पहले लिए थे, 1, 4, 7, इसका रेसिड्यू कितना आता है, ये रेसिड्यू 1 देता है, ठीक है, दिस गिव्स रेसिड्यू 1। और बी वाला कितना देता है बच्चों, 2, 5, 8, ये रेसिड्यू 2 देता है, ठीक। तो हाउ डू वी चूज, अब इसको चूज करने के लिए लेट मी रब अ पार्ट, कौन सा रब करें, ऊपर, लेट मी रब इट। सी, ये क्वेश्चन IIT एडवांस के भी स्टैंडर्ड से थोड़ा ज़्यादा है, बट फॉर IOQM एंड RMO दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, so please do understand how am I solving this, learn step by step so that whenever this type of question arises you will be able to solve। अब देखो मैंने रेसिड्यू 1 और 2 चुन लिया, अब बात ये है कि आप अगला स्टेप कैसे करते हो। सो अगला स्टेप करने के लिए, सो फॉर नेक्स्ट स्टेप हाउ डू वी प्रोसीड, सो इन दिस केस अभी हमें क्या चाहिए था, तो हम ये कह रहे हैं कि लेट इस बार x बी नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम सेट A। तो बाकी से हम कितना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो टोटल मेरे पास पोजीशन कितना बचा था, 1, 2, 3, 4, एक तो 3 या 6 वाला है, तो पोजीशन मेरे पास कितने बचे हैं, 3। 3 में से अगर हम A से सेलेक्ट किए x नंबर, तो बाकी कितना बचेगा, 3 - x फॉर सेट बी। फिर से वही बात कि भाई पहला वाला रेसिड्यू कितना देता है, 1, और सेकेंड वाला कितना देता है, 2। तो ये इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, इसका कंडीशन होना चाहिए कि जब हम ओवरऑल 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, बस यही है कंडीशन। तो इसका मतलब कितना हो गया, दैट इज 6 - x। तो बेसिकली ये कितना होना चाहिए, 6 - x, तो x शैल बी कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 3, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 0 mod 3, ठीक है। क्यों, 6 तो 3 से डिवाइड होता ही है, मतलब ऐसा सम हो कि रिमाइंडर 3 आ जाए। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, क्योंकि x मेरा किसके बीच में हो सकता है, 0 से 3 के बीच में हो सकता है, 0 से 3 के बीच में। क्यों, अरे x क्या था, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो मैक्सिमम कितने सेलेक्ट कर सकते हैं सेट A से, 3, उससे कम 0 या 1 या 2 या तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, तो यही तो हो सकता है केस। तो इसका मतलब क्या है, अब इसमें रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 तो किसके किस में आ रहा है, एक तो आ रहा है जब x को हम 0 ले लें, और एक आ रहा है जब हम x को 3 ले लें। तो बेसिकली इस केस में क्या हो गया, या तो x को आप 0 ले लो या तो x को आप 3 ले लो, ठीक है। हाँ, नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बहुत बच्चे क्वेश्चन भी भूल गए होंगे कि क्या था, सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड
दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. सो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3. मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ कि जब 3 से डिवाइड होना चाहिए x तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए. तो एक तो 0 हो सकता है, एक तो 3 हो सकता है. जब x 0 ले रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या लेंगे? ऑल 3 डिजिट्स फ्रॉम सेट बी. ऑल 3 डिजिट्स फ्रॉम सेट बी. यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेट बी से चुनेंगे. ठीक है. और इसमें क्या करेंगे? x इक्वल टू 3. तो इस केस में हम क्या चुनेंगे? ऑल 3 डिजिट्स फ्रॉम सेट ए. ठीक है, फ्रॉम सेट ए. नाउ ये हो गया. नेक्स्ट, अगर तीनों डिजिट अगर हम सेट बी से चुनेंगे तो मेरे पास पोजीशन कितने हैं? 3. हर के लिए कितने चॉइस हैं? 2, 5, 8. यही तो चॉइस है. तो इसके लिए 3 चॉइस, इसके लिए 3 चॉइस, इसके लिए 3 चॉइस. टोटल कितने चॉइस हो गए? 27 चॉइसेस. अच्छा, तीनों सेट ए से चुनेंगे तो इसमें टोटल कितने चॉइस हो जाएंगे फिर? तो यहाँ पे 3 चॉइस, यहाँ पे 3 चॉइस, यहाँ पे 3 चॉइस. क्यों? क्योंकि हमको चुनना किस में से? 1, 4, 7 में से. तो टोटल यहाँ पे कितने चॉइसेस हो गए? 27 चॉइसेस. ठीक है. सो अब 27 चॉइस इसके थे, x इक्वल टू 0 के 27 चॉइस इसके थे. तो टोटल चॉइसेस कितने हो गए मेरे पास? सो अभी तक के लिए फॉर 3 पोजीशंस देयर आर 54 चॉइसेस. 3 पोजीशन के लिए मेरे पास कितने चॉइस हो गए? 54 चॉइसेस. ठीक है. नाउ अब सोचो ओवरऑल कैसे बनाना है बच्चों. अब पता है बच्चे यहां भी गलती करेंगे. कैसे गलती करेंगे बच्चों? लेट्स सी. सो हाउ यू वुड मेक मिस्टेक हियर. तो केस 2 का फाइनल अगर केस एनालाइज करें, फॉर केस 2 हाउ डू वी एनालाइज फाइनल केस? तो देखो 4 डिजिट लेने थे, उसमें से फिल करना था हमें क्या? 3 या 6 फिल करना था. तो 2 चॉइसेस थे उसमें, 2 चॉइसेस. तो सबसे पहले तो हम पोजीशन चूज करेंगे. अब पोजीशन चूज करने का मतलब क्या है? 4 में से कोई एक पोजीशन चूज करेंगे इसके लिए, फिर 2 में से चॉइस करेंगे किसी एक का, और फिर 54 चॉइसेस किसके लिए थे? बाकी 3 के लिए. तो 4 × 2 × 54. सो दिस विल बी 432 केसेस. तो ओवरऑल कितने हो गए? 486 यहाँ, 432 यहाँ. टोटल केसेस कितने हो गए बच्चों? 486 प्लस 432. सो दिस विल बी 8, 11 and 9, 918, 918 choices. So a superb question, superb, amazing question.